नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपीटेट जून 2026 के लिए जीके का पार्ट 44 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 44 का जो पहला क्वेश्चन है कि मदर टेरेसा किस देश से भारत आई थी। फ्रॉम विच कंट्री डिड मदर टेरेसा केम टू इंडिया। तो अगर बात करें मदर टेरेसा की तो ये अल्बानिया देश से भारत आई थी। इस बात को आपने डिटेल से याद रखना है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि मदर टेरेसा अल्बानिया से भारत आई थी। चलो ये बात तो ठीक है, लेकिन आप ये बताइए कि इसने भारत की नागरिकता कब ली थी। तो मदर टेरेसा के द्वारा भारत की जो नागरिकता है वो 1948 में ली गई थी। इस बात को भी आपने डिटेल से याद रखना है। तो स्वेच्छा से अपने मन से इन्होंने भारत की नागरिकता 1948 में ली। अच्छा, मदर टेरेसा से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है। अच्छा, मदर टेरेसा से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत की पहली महिला जिनको शांति के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला, और भारत की पहली महिला जिनको नोबेल पुरस्कार मिला, तो भारत की पहली महिला थी नोबेल पुरस्कार पाने वाली मदर टेरेसा। अच्छा, इनको नोबेल पुरस्कार कब मिलता है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन ये है। तो इनको नोबेल पुरस्कार मिलता है 1979। तो 1979 में मदर टेरेसा को क्या मिलता है, नोबेल पुरस्कार। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा जाता है। अच्छा जी, परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है। अच्छा, 1979 में इनको नोबेल पुरस्कार मिलता है। फिर मेरे भाई क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि जो मदर टेरेसा है इनको 1979 में तो नोबेल मिलता है, लेकिन क्वेश्चन ये पूछता है कि इनको भारत रत्न कब मिला। तो भारत रत्न मिला था इनको 1980 में, और भारत रत्न पाने वाली ये दूसरी महिला थी। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखनी। साथियों, अगर आप भी एसपीटेट जून 2026 की तैयारी कर रहे हैं और आप भी किसी भी स्ट्रीम में एसपीटेट को क्वालिफाई नहीं कर पा रहे, चाहे आप एसपीटेट नॉन मेडिकल से है, एसपीटेट आर्ट्स है, जेबीटी है, हिंदी एलटी टेट है जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, तो अगर आप भी या जेबीटी टेट की तैयारी कर रहे हैं, आप भी एक मिडिल क्लास फैमिली से है, तो भाई आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ मात्र और मात्र 499 रुपीज़ मंथ में। हम देंगे आपको 499 रुपये मंथ में लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस। और अब जो है वो बहुत जल्द ये एग्ज़ाम होने वाला है। आपके पास 50 से 60 दिन है, और फॉर्म भरने की जो डेट है वो बहुत जल्द ओपन होने वाली है। तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड, अगर आप लाइव क्लास को नहीं देख सकते, कहीं स्कूल में जॉब करते हैं, तो बाद में आप हमारी क्लासेस को आराम से घर बैठ के रिकॉर्डेड शाम को देख सकते हैं। और कभी भी किसी भी समय रिकॉर्डेड क्लासेस को, पिछली जितनी भी क्लासेस हुई है वो आपको फ्री रिकॉर्डेड में मिल जाएगी। तो अगर आप हमारे बैच के साथ जुड़ना चाहते हैं तो अभी आप कॉन्टैक्ट कीजिए 7876145409, और इस नंबर पे कांटेक्ट करके हमारे बैच का हिस्सा बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने लागू किया। बात करें वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की जब भी बात करें तो इस एक्ट को जो है वो लॉर्ड लीटन के द्वारा लाया गया था, लॉर्ड लीटन के द्वारा लागू किया गया था। भारत की प्रेस पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक एक्ट भारत में लाया जाता है जो कि वॉइस रॉय लॉर्ड लीटन ने लगाया। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि जो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है इस पर कब प्रतिबंध लगाया। तो इस पे प्रतिबंध लगाया था 1878 में। तो 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पर प्रतिबंध लगाया गया था। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पे प्रतिबंध लगाया था 1878 में। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये पूछता है कि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है इसको समाप्त किसने और कब किया। तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया था, वो बहुत प्यारा क्वेश्चन है। तो समाप्त किया था आपका लॉर्ड रिपन ने, और समाप्त जब किया था वो कब किया था, तो 1882 में। तो 1882 में आपका वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लॉर्ड रिपन ने समाप्त किया, और इसको जो लगाया था वो लॉर्ड लिटन ने लगाया था 1878 में। 1878 में भारत की प्रेस पर इस पर रोक लगाई थी, वो लगाई थी लॉर्ड लिटन ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाकर, और इसको समाप्त जो किया था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को वो किया था लॉर्ड रिपन ने। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से डिटेल से याद रखनी है। सारे के सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अच्छा, बात करें लॉर्ड रिपन की। लॉर्ड रिपन भारत के ऐसे वॉइसरॉय हैं जिनके द्वारा पहली बार नियमित जनगणना करवाई गई थी। तो नियमित जनगणना, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि नियमित जनगणना की शुरुआत भारत में किसने करी थी। तो नियमित जनगणना की जो शुरुआत है भारत में वो करी थी लॉर्ड रिपन। किसने करी थी मेरे भाई, लॉर्ड रिपन के द्वारा भारत में नियमित दशकीय जनगणना की शुरुआत की गई थी। ये बात मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बात परीक्षाओं में काम आने वाली बात है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में
किस किस व्यक्ति को स्थानीय स्वशासन का पिता, फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो स्थानीय स्वशासन का जो पिता है, तो 1881 में तो इन्होंने की थी नियमित दशकीय जनगणना की शुरुआत। अच्छा, इन्हीं को क्या बोलते हैं, स्थानीय स्वशासन का पिता। तो ये क्वेश्चन कई बार टेट परीक्षाओं में आया है कि फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, तो स्थानीय स्वशासन का जो पिता है वो भी किसको बोलते हैं, लॉर्ड रिपन को बोलते हैं। ये लॉर्ड रिपन कब से कब तक भारत में थे, तो 1880 से 1884 के बीच लॉर्ड रिपन भारत में थे। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। मैंने बोला कि वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को भी लॉर्ड रिपन ने ही समाप्त किया था। अच्छा जी, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भैया आपका, तो एक क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है कि भारत में जो हंटर कमीशन आया था जो कि शिक्षा से जुड़ा हुआ था, वो किसके समय आया था। तो हंटर कमीशन जो भारत में आया था वो भी आपका लॉर्ड रिपन के समय आया था। ये बात भी आपको डिटेल से याद रखनी है कि हंटर कमीशन भारत में किसके समय आता है, तो लॉर्ड रिपन के समय आता है। ये क्वेश्चन आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा, आपसे क्वेश्चन बनता है, इसीलिए आप इस बात को डिटेल से याद रखिएगा। अच्छा, एक नाम ऑप्शन में दिया है, वो नाम है लॉर्ड कर्जन। भाई लॉर्ड कर्जन के समय क्या हुआ, तो लॉर्ड कर्जन के समय 16 अक्टूबर 1905 को क्या हुआ था मेरे दोस्त, बंगाल का विभाजन। तो बंगाल का विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को किसके समय हुआ था, लॉर्ड कर्जन के समय हुआ था। यह बात आपको डिटेल से याद रखनी है। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन इससे भी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। अगला क्वेश्चन है कि भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन है। देखिए, द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया फॉर्म बेसिस ऑफ लैंग्वेजेज। देखिए, बात करें भाषा के आधार पर गठित भारत के पहले राज्य की, तो भाषा के आधार पर गठित भारत का जो पहला राज्य है वो है मेरे दोस्त आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए, आंध्र प्रदेश भारत का ऐसा राज्य है जो कि भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य है। मेरे दोस्त, बात करें ये जो आंध्र प्रदेश है इसको भाषा के आधार पर गठित कब किया गया था, तो याद रखना है इसको किया गया था 1 अक्टूबर 1953। तो 1 अक्टूबर 1953 को यहाँ पे जो आंध्र प्रदेश है इसको भाषा के आधार पर गठित किया गया था। और वो भाषा जो थी वो कौन सी थी, तो मतलब कि ये थी तेलुगु भाषा। तो याद रखना, तेलुगु भाषा यहाँ पे थी, याद रखना है। और इसको मद्रास राज्य से अलग करके यहाँ पे भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य बनाया गया था। ये बात आपको डिटेल से याद रखनी है। अच्छा, भारत का जो संविधान है उस संविधान में कितनी भाषाएं हैं, तो भारत का जो संविधान है, भारत के संविधान में भारत की संविधान की जो 8वीं अनुसूची है, कई बार पूछा गया है, जो 8th शेड्यूल है ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, तो 8वीं अनुसूची में जो है भारतीय संविधान की 22 भाषाएं हैं। बहुत प्यारा क्वेश्चन है भाई, 22 भाषाएं हैं। जो पहले जो है वो जब संविधान बना था तो 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी, लेकिन बाद में इनको बढ़ाकर कितनी बात में बढ़ी है, तो संविधान बनने के बाद 8 और बढ़ी है। 14 प्लस 8 की कितनी होगी भाई, आपकी 22 हो गई है। तो आपको ये बात बेहतरीन तरीके से डिटेल से मोस्ट इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखनी है कि कितनी हो गई भाई। तो 8 14 प्लस 8 कितनी होगी भाई, 24 हो गई है। आज सॉरी माफ़ी चाहूँगा, 22 भाषाएं। 14 प्लस 8 यहाँ पे कितनी होगी, 22 भाषाएं। तो वर्तमान में 22 भाषाएं हैं और भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख। और अनुच्छेद नंबर याद रखना है, अनुच्छेद नंबर 343 से 351 तक किसकी बात की जाती है, राजभाषा की बात की जाती है। ठीक है, ये सारी की सारी बातें आपको डिटेल से याद रखनी है। और वर्तमान में जो है वो भारत का जो संविधान की 8वीं अनुसूची है उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अच्छा, 22 भाषाओं में से है कौन सी नहीं, तो मैं आपको अक्सर बता देता हूँ कि 22 भाषाओं में आपकी अंग्रेजी जो भाषा है वो नहीं है भाई। अंग्रेजी जो है यहाँ पे देखने को नहीं मिलती। आपको याद रखना, एक अंग्रेजी है, दूसरी कौन सी है आपकी भोजपुरी। तो अंग्रेजी और भोजपुरी जो कि देश की मुख्य भाषाएं मानी जाती है वो आपकी क्या है, आपकी 8वीं अनुसूची में, आपकी 8th शेड्यूल में 22 भाषाओं में देखने को नहीं मिलती। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखनी है। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि माता वसंत किसका लोकप्रिय उपनाम है। देखिए, माता वसंत इज द पॉपुलर सरनेम ऑफ, तो ये है आपका एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। तो जी, अक्सर ऐसे क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं कि माता वसंत जो उपनाम है वो आपका एनी बेसेंट का है। लेकिन साथियों, क्वेश्चन पूछा जाता है एनी बेसेंट है कौन। तो एनी बेसेंट भारत में किस देश से आई थी, तो एनी बेसेंट भारत में आई थी आयरलैंड से। अच्छा, आयरलैंड से ये भारत आती है। क्वेश्चन इनके बारे में क्या बनता है, क्वेश्चन इनके बारे में बनता है ये है कौन, तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष। तो आईएनसी की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो आईएनसी की जो आपकी
पहली महिला अध्यक्ष है उनका नाम क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो पहली महिला अध्यक्ष है उनका नाम है भाई आपका एनी बेसेंट। आपको बेहतरीन तरीके से आपको ये बात डिटेल से याद रखनी है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो वो है आपकी एनी बेसेंट। मेरे साथ ही क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि कुछ उपनाम बता दीजिए। उपनाम की अगर मैं बात करता हूँ तो उपनामों में जब मैं बात करता हूँ आप में कई बार यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आधुनिक मीरा के नाम से किसको जाना जाता है? तो आधुनिक मीरा के नाम से श्रीमती महादेवी वर्मा। तो महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से जाना जाता है। कई बार क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि भारत में कि हमारे देश में ब्लैक गांधी के नाम से किसको जाना जाता है? तो ब्लैक गांधी के नाम से जाना जाता है मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर। तो मार्टिन लूथर कौन है? तो मार्टिन लूथर को बोलते हैं ब्लैक गांधी। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। अच्छा जी, इसके अलावा आपको क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन क्या पूछता है? क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि भारत देश में या हमारे देश में जो है वो किस व्यक्ति को आपका सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है खान अब्दुल गफ़ार खान। क्या नाम था? खान अब्दुल गफ़ार खान को हमारे देश में इनका सरनेम जो है, इनका निकनेम जो है, खान अब्दुल गफ़ार खान को क्या बोलते हैं? सीमांत गांधी। ये बात आपको डिटेल से याद रखना है। अच्छा, एक क्वेश्चन परीक्षा में बहुत बार बनता है कि हमारे देश में किस व्यक्ति को, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, परीक्षाओं में पूछा जाता है कि आपका किस नाम से, मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एक एक बात को डिटेल से याद रखना है कि किस नाम को, किस व्यक्ति को यहाँ पे बंग बंधु के नाम से, तो शेख मुजीबुर रहमान, तो शेख मुजीबुर रहमान को बंग बंधु के नाम से। अच्छा जी, एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे देश में देश बंधु के नाम से किसको जाना जाता है? तो देश बंधु के नाम से जानते हैं चित्तरंजन दास। किसको बोलते हैं भैया? चित्तरंजन दास को देश बंधु के नाम से जाना जाता है। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछा जाता है हमारे देश में लोकमान्य के नाम से किसको जानते हैं? तो लोकमान्य बोलते हैं आपका बाल गंगाधर तिलक। बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, विद्रोही कवि, तो विद्रोही कवि के नाम से जाना जाता है काजी नजरुल इस्लाम। क्या नाम है? काजी नजरुल इस्लाम। तो काजी नजरुल इस्लाम को हमारे देश में क्या बोलते हैं? विद्रोही कवि के नाम से काजी नजरुल इस्लाम को जाना जाता है। अच्छा, महात्मा गांधी के पांचवें पुत्र हमारे देश में किसको बोला जाता है? तो महात्मा गांधी का वैसे तो 4 पुत्र थे, लेकिन उनका जो 5वां पुत्र है वो है जमना लाल बजाज। क्या नाम है? जमना लाल बजाज। तो जमना लाल बजाज कौन है? तो जमना लाल बजाज जो है ये महात्मा गांधी के 5वें पुत्र हैं। आपको बेहतरीन तरीके से डिटेल से याद रखना है। चलिए जी, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अच्छा, सरोजनी नायडू कौन है? तो ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला, भारतीय आएगा तो सरोजनी नायडू है, और अगर पहली महिला अध्यक्ष है तो एनी बेसेंट है। ये सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक एक बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। हर एक बात पेपर में काम आने वाली है, हर एक बात पेपर में आपको नंबर दिलाने वाली है। अगला क्वेश्चन है कि बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है कि प्राचीन मैनाक पर्वत को अब क्या कहा जाता है? तो जो आपका व्हाट इज द एंशिएंट नेम ऑफ मैनान माउंटेन नाउन इज कॉल्ड। देखिए, जो मैनाक पर्वत होते थे, जिनको मानक पर्वत या मैनाक पर्वत आप बोल सकते हैं, इनको अब वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो वर्तमान में इनको जो है वो आपका शिवालिक हिल्स जो है वो इन नाम से जाना जाता है। शिवालिक हिल्स की बात करें तो इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो शिवालिक हिल्स की जो ऊंचाई है वो आपकी लगभग जो मानी जाती है वो 350 से 1500 मीटर के आसपास शिवालिक हिल्स की जो ऊंचाई मानी जाती है। और सबसे नीचे वाली शिवालिक का अर्थ क्या होता है? तो शिवालिक का जो अर्थ होता है वो होता है शिव की जटाएं, और इन्हीं को जो है मानक पर्वत या मैनाक पर्वत के नाम से भी हमारे हिमाचल में जो है वो जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है ये क्वेश्चन है। अच्छा, शिवालिक के बाद आपकी कौन सी रेंज आती है? तो शिवालिक के बाद आपका मध्य हिमालय आता है। मध्य हिमालय हो जिसकी ऊंचाई 1500 से 4500 मीटर के आसपास है, जिसको मोलाक पर्वत कहते हैं। तो मोलाक पर्वत किसको बोलते हैं? तो मध्य हिमालय को मोलाक पर्वत बोलते हैं और शिवालिक हिमालय को मैनाक पर्वत बोलते हैं। तो ये सारी के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक बार एक क्वेश्चन पूछा गया था कि जो ऊना की जो पहाड़ियाँ हैं वो किस आपकी हिमालय रेंज में आ सकती है? तो ऊना जो है जिला है ना, वो पूरा का पूरा शिवालिक रेंज में आता है। तो हिमाचल का ऐसा जिला जो कि पूरा आपका शिवालिक रेंज में आएगा तो वो आपका ऊना जिला है। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन पूछा था कि आपका चोलांग चोटी हिमाचल के किस जिले में? तो चोलांग चोटी हिमाचल के
कांगड़ा जिले में है, ये भी बहुत प्यारा क्वेश्चन है। गौरी देवी का टिब्बा कहाँ है? गौरी देवी का टिब्बा चंबा में है। एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन क्या पूछ लिया था कि धौलाधार पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई कहाँ तक है? तो धौलाधार पर्वत श्रेणी की औसत ऊंचाई 4550 मीटर, मतलब कि लगभग 4550 मीटर तो इसकी ऊंचाई है ही है। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए जी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कहलूरी किस जिले में बोली जाती है? बात करें कहलूरी की, तो कहलूरी जो है वो किस ज़िले में बोली जाती है? तो कहलूरी आपके हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर ज़िले में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अच्छा, कहलूरी बिलासपुर में बोली जाती है। अच्छा, जो टी ग्राम बेली है, टी ग्राम बेली साहब है, इन्होंने कहलूरी भाषा को कितने भागों में बांटा है? तो टी ग्राम बेली ने जो कहलूरी जो भाषा है उसको 6 वर्गों में, तो बिलासपुर की जो बोलियाँ हैं उनको 6 वर्गों में बांटा है। और कहलूरी जो है मुख्य रूप से वो कहाँ पे बोली जाती है? बिलासपुर में। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। बिलासपुर में ही आपकी कहलूरी बोली जाती है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अच्छा, एक व्यक्ति थे जॉर्ज ग्रेसन। जॉर्ज ग्रेसन बोलते हैं कि कहलूरी जो बोली है वो पंजाब से उत्पन्न हुई है। ये निष्कर्ष किसने निकाला है? तो ये बोला है आपका जॉर्ज ग्रेसन। जॉर्ज ग्रेसन एक व्यक्ति है, उसने बोला है कि जो कहलूरी भाषा है वो पंजाब से उत्पन्न हुई है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से याद रखना है। अच्छा, ऑप्शन में दिया भाई मंडी। मंडी में कौन सी भाषा है? तो मंडी में मंडियाली बोली जाती है। मंडियाली सुंदरनगर और सुकेती में सुकेती बोली जाती है। सुकेती भी कहाँ बोली जाती है? मंडी में। इसके अलावा आपका बालड़ी, वलय में जो है वो बालड़ी सरका घाट में सरघाटी, वलय में बालड़ी, ये सारी उपबोलियाँ हैं मंडी की। तो मंडियाली लोग बहुत प्यार से बोलते हैं, बहुत अच्छी होती है मंडियाली। मैं बहुत फ़ैन हूँ मंडियाली भाषा का। अच्छा जी, अपना सिरमौर में बोली जाती है धाटी। जो तो गिरियार है वो धाटी भाषा बोलते हैं, धाटी बोली बोलते हैं। और जो गिरिपार के लोग हैं वो बिश्वाई बोलते हैं। बिश्वाई मतलब कि जो शिमला से जुड़ा, वहाँ बिश्वाई बोली प्रचलित है। मतलब कि शिमला जो शिमला से जो जुड़ा हुआ है ना, ऊपर अपर का जो सिरमौर जो गिरी पार का है, जो शिमला से, तो शिमला और इधर जो है वो एक भाषा है विश्वाई। तो विश्वाई भाषा बोली जाती है। ठीक है, तो ऊपर अपर वाले शिमला और अपर वाला जो सिरमौर है वहाँ पर भाषा सेम ही है, विश्वाई भाषा है। ठीक है, उसी प्रकार आपका बहुत सारी है, जैसे कि आपका बरारी बोली जाती है शिमला ज़िले में। बरारी, किरण भाषा भी बोली जाती है। ठीक है, किरण क्षेत्र में जो है ये बोली प्रचलित है। किरण, बरारी जुब्बल में पड़ता है ये। बरार रोडू तहसील में बरारी बोली जाती है। उसी प्रकार आपका कोटगढ़ है, कुमारसैन है शिमला में, रामपुर बुशहर है, यहाँ पे कोची भाषा बोली जाती है। तो ये सारी भाषाएं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। चंबा में चंब्याली बोली जाती है, भटियाती बोली जाती है, पंगवाली बोली जाती है, बरमौरी बोली जाती है। तो ये सारी भाषाएं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे कि कांगड़ी बोली तो उन्ना में भी बोली जाती है, हमीरपुर में भी और कांगड़ा में भी। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कई बार एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने क्वेश्चन क्या पूछ लिया था कि गहेरी जो है वो कौन सी उपबोली मानी जाती है? तो गहेरी जो है वो लाहौली की उपबोली है। गहेरी कौन सी? जो एक लाहौली भाषा है उसकी उपबोली है गहेरी। तो ये सारी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल्लवी, अच्छा कुल्लवी कहाँ बोली जाती है? तो कुल्लू में ही बोली जाएगी कुल्लवी, और कहाँ बोली जाएगी भाई? बहुत प्यारे क्वेश्चन है। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में कितनी उपबोलियाँ हैं? लगभग तो 36 के आसपास उपबोलियाँ हिमाचल प्रदेश में मानी जाती है। ये बात आपको बेहतरीन तरीके से डिटेल से याद रखनी चाहिए। अच्छा, एक बार क्वेश्चन पूछने वाले ने पूछा कि मानछेद माफ़ी चाहूँगा आप सभी लोगों से। तो मानछेद, चागसा और गहेरी और भोटी। मानछेद हो गया आपका, चागसा हो गया, चागसा के अलावा आपका गहेरी हो गया और आपका भोटी हो गया। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। जय श्री गुल महाराज, हर हर महादेव जी, जय माँ भंगियाणी।